हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज हम इंग्लिश के दूसरे दिन में बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे सर, कल तो हमने समझा था कि ठीक है सर, इंग्लिश होता है, कैसे क्या करना होता है, ये सब सारी बातें हमने करी थी। हमने कल इस पे बात करा था कि कैसे एक वर्ड जो होता है वो कई जगह प्लेस हो सकता है। एक शब्द के, दो शब्द के, तीन शब्द के एक जैसे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। इसके बारे में हमने बात करा था। इसके अलावा हमने बात करा था कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, वोकैब में क्या क्या पढ़ना होता है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना होता है। आज हम बात करेंगे सर अपने ग्रामर फाउंडेशन पे। आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपको बात अच्छी लगती हो, अगर क्लास अच्छी लगती हो, तो थोड़ा शेयर करना मत भूला करिए यार, शेयर भी कर दिया करिए, आपकी ही क्लास है, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि ग्रामर फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भारी भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इसको भूलना नहीं है और समझना है, ठीक है। तो ग्रामर फाउंडेशन में दो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूं और आपको नोट से मिल जाएगा। ग्रामर फाउंडेशन, ग्रामर फाउंडेशन में दो बात आपको ध्यान रखनी है सर। एक का नाम है सर वर्ड सिलेक्शन, वर्ड सिलेक्शन। दूसरे का नाम है वर्ड प्लेसमेंट। एक है वर्ड सिलेक्शन और दूसरा है वर्ड प्लेसमेंट। वर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है और वर्ड का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ल, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, यूट्यूब पे आपको कोई ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा। वर्ड का सिलेक्शन और वर्ड का प्लेसमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है सर, ये मतलब समझाइए। आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं लेकिन समझाते नहीं है, ठीक है सर, समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक नाम लेते हैं। नाम किसका ले, हाँ ठीक है, वाणी। वाणी, वाणी एक लड़की है। वाणी इज वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर है। वाणी, वाणी बहुत सुंदर है, ठीक है। वाणी कहिए, वाणी कहिए। या उसके बाद एक और सेंटेंस लिखते हैं। शी इज प्रीटी गुड इन सिंगिंग। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने क्या लिखा, वाणी इज वेरी प्रिटी और सी इज प्रिटी गुड। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे शब्द प्रिटी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ शब्द प्रिटी यहाँ पर आ रहा है। यानी वर्ड का प्लेसमेंट हमने क्या करा है, चेंज करा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ये बताओ पहले। अब यहाँ पर देखो, ये इज, देखो इज को ध्यान से देखिएगा। इज को भी आप ध्यान से देखिएगा। ये इज, यहाँ पर इज क्या है और यहाँ पर इज क्या है। चलो भाई, यहाँ पर ये प्रिटी क्या है, यहाँ पर प्रिटी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। यहाँ पे वेरी क्या है, वो एडवर्ब है। आपको आगे समझ में आएगा कैसे निकालना होता है। अब वाणी के बारे में बता रहा, वाणी कैसी है। वाणी कैसी है, वाणी, वाणी कैसी है, सुंदर है। वाणी कैसी है, सुंदर है। यानी उसके बारे में, स्टेट के बारे में बात कर रहा है। वाणी कैसी है तो सुंदर है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्टेटिव वर्ब, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टेटिव वर्ब, जो स्टेट के बारे में बताता है। स्टेटिव वर्ब ध्यान से समझिएगा, जो किसी अवस्था के बारे में बताता है कि वह कैसी है, वह बहुत सुंदर है। क्यों भाई, वह बहुत सुंदर है ना, सुंदर। अब देखो सब लोग अपने सोच रहे होंगे, क्या सर कैसी बात कर दी है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अरे इधर आ जाओ, चलो इधर आओ, और उठ के बैठ जाओ फटाफट। कोई भी लेट के नहीं देखेगा क्लास, ठीक है। यहां पर इज क्या है, वो वाणी सुंदर है, वाणी सुंदर है स्टेटिव वर्ब है। यहां पर क्या है, अब इधर देखिएगा, सिंगिंग, ठीक है, वो गाने में बहुत अच्छी है, वो गाने में बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, ये एक्शन नहीं है। आप बोलेंगे सर सिंग मतलब होता है गाना, और सिंग का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है सिंगिंग। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अरे यार कितना मासूम बनोगे भाई, मासूमियत से बाहर आइए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, सिंगिंग, वह गाने में सुंदर है, ठीक है। इन सिंगिंग, ये प्रिपोजिशन लगा हुआ है, तो ये एक्शन नहीं बता रहा है। ये क्या है, एक ये एक्टिविटी है। थोड़ा बात को ध्यान से समझिएगा, ये एक्शन नहीं है, ये क्या है, ये एक्टिविटी है। और एक्टिविटी क्या होता है, नाउन में होता है। तो वो क्या है, वो किसमें सुन अच्छी है, वो प्रीटी गुड, बहुत अच्छी है, किसमें, गाने में। गाने में अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा आपका स्टेटिव वर्ब, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वह गाने में अच्छी है, वह सुंदर है। वाह सर, वह सुंदर है, ठीक है। अब आंख बंद करिए और नजारा देखिए थोड़ा, वह सुंदर है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। वह गाने में सुंदर है, वो भी स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है। शी इज सिंगिंग, वह गा रही है। लीजिए सर,
अब देखो सिंगिंग यहाँ भी आ रहा है, सिंगिंग यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सी सिंगिंग वह गा रही है, तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा? देखो वह गा रही है, हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प किसका हेल्प कर रहा है? वह गा रही है, बता रहा है ये एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है। गा रही है इसका मतलब वह भी गा रही है, एक्शन चल रहा है, और एक्शन चल रहा है तो कौन बता रहा है? इज बता रहा है, तो इज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, समझ आया? हेल्पिंग वर्ब क्यों, किसका? वर्ब का। वर्ब अभी गा रही है, गा रही। अब देखो यही ऐसे आ जाए, शी वॉज सिंगिंग। इंग्लिश यार मैथमेटिक्स है, आप अगर कॉन्सेप्ट भूल गए ना तो खत्म कहानी। अब सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, तो गा रही थी कौन बता रहा था? पहले गा रही थी, अभी गा नहीं रही है, वह गा रही थी। तो ये वॉच क्या हो जाएगा? ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखो ये दोनों क्या बता रहे हैं? बता रहे एक्शन हुआ है, हो रहा है, या हुआ था। हेल्पिंग वर्ब, समझ आया? स्टेटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ आ गया? बताओ स्टेटिव वर्ब क्या होगा? स्टेटिव वर्ब होता है वो बताता है कि वाड़ी सुंदर है, ठीक है, स्टेट बता रहा है। वाड़ी गाने में सुंदर है, वह गाने में सुंदर है, स्टेटिव वर्ब है। वह गा रही है, तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्यों भाई, क्लियर हुआ? तो ये देखो इसी को बोला जाता है वर्ड का प्लेसमेंट और वर्ड का सिलेक्शन। आपको कैसे वर्ड का सिलेक्शन करना है, कैसे आपको प्लेसमेंट करना है, तो ये पूरी कहानी यहां से चलती है आपकी। धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लिखते चलिएगा। आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आएगा, कभी भी इसको 2x करके ना देखें। कोई भी जो 2x करके इच्छाधारी देख रहे हैं वो हट जाए तुरंत यहां से। इसको 1.5x के ऊपर नहीं करना है किसी भी हाल में, है ना? और एक बार नहीं समझ में आएगा तो सेकंड टाइम भी इस वीडियो को ही देखना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए सर 1 घंटे में इंग्लिश सिखाते हैं आपको, आप बैठे हैं देख रहे हैं। भाई 1 घंटे में इंग्लिश नहीं सीख सकते। आइए 120 रूल रटिए, इंग्लिश पार, बेड़ा पार, गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, जय हिंद जय भारत उगलिए, और याद करिए उल्टी करिए, याद करिए उल्टी करिए, कुछ नहीं होगा आपका। स्टेटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ आया? स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑलमोस्ट एडजेक्टिव आता है। स्टेटिव वर्ब जब भी लगेगा हमेशा एडजेक्टिव ऑलमोस्ट आता है। अभी हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इधर, ठीक है? अब आइए एक दो चीज और लिखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं, ही इज एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, ठीक है? दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, ही हैज फाइल्ड अ, ठीक है? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है आपके पास, ए कंप्लाई, बी कंप्लायंट कंप्लेंट, सी कंप्लायंस। आपको वर्ड सिलेक्शन वर्ड प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूं, डी कंप्लायंट। ये वर्ड सिलेक्शन वर्ड प्लेसमेंट की कहानी चल रही है। बताओ यहां पे क्या होगा? ही हैज फाइल्ड अ, क्या? कंप्लेन, ठीक है? यहां पर आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा सर नाउन। ये कंप्लाई मतलब क्या? कंप्लाई जो है वो वर्ब होता है, आगे हम समझेंगे। कंप्लेन जो होता है वो क्या होता है सर? वो नाउन होता है। कंप्लायंस क्या होता है सर? बताइए कंप्लायंस क्या होता है? बोलो। नाउन होता है ये भी, ठीक है? और कंप्लेंट क्या होता है? ये होता है आपका कंप्लाइंट, एडजेक्टिव होता है, ठीक है? ही हैज फाइल्ड अ, क्या हो जाएगा? कंप्लेन हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा आपका बी। अब देखिए ऊपर ही इज, ठीक है? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कंप्लाइंट। बात समझ में आ रही है? वह कंप्लाइंट एम्प्लॉई है इस कंपनी का। समझ आया कुछ? तो ये है पूरी कहानी आपकी वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट की। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो घबराना चाहते हैं वो घबराएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं ग्रामर। सबसे पहले, आप मासूम जब थे, बचपन में भी थे, आप पढ़े थे, सबसे पहले बनता है लेटर। लेटर के बाद क्या बनता है? लेटर से मिलके बनता है वर्ड। वर्ड के ग्रुप को क्या बोला जाता है? और आप आ गए सीधे, क्या होता है सर? सेंटेंस होता है। अब कहानी यहीं पर खराब हो गई। आपने क्या पढ़ा? लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, और आपको बीच में कुछ पता चला नहीं। बीच में जब कुछ पता नहीं चला नहीं तो फिर आप मासूम बन गए, मासूम बन गए। और मासूम बन गए उसके बाद आप गोल्डन रूल रट लीजिए, फिर सिल्वर रूल रट लीजिए, 50 रूल रट लीजिए, 1 घंटे की क्लास कर लीजिए, 1 घंटे में इंग्लिश में मास्टर बना दूंगा, जय हिंद जय भारत कर रहे हैं आप। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। इसके बाद भी कुछ आता है जो आपको पता होना चाहिए।
तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्या आता है? वर्ड के बाद आता है फ्रेज, फ्रेज के बाद क्या आता है? क्लॉज, क्लॉज के बाद क्या आता है? सेंटेंस। ये है आपकी पूरी कहानी। बात समझ आ रही है? फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है, इसको हम समझने की अभी कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिखता हूं, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। आपका एक फेवरेट सेंटेंस है, राज लाइक सिमरन, राज लाइक्स सिमरन। सर आपको कैसे पता ये फेवरेट है? अरे भैया पता है, आपके बारे में सब पता है मुझे। ठीक। राम किल्ड रावण, यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। रावण क्या है? ऑब्जेक्ट है। राज लाइक सिमरन में क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमको पता रहता है। अब लेकिन थोड़ा सा और इसको मैं घुमाने की कोशिश करूं, देखिएगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। द लिटिल मनी, लिखते रहिए साथ साथ में आप भी। द लिटिल मनी, मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे, स्टोलन अवे। अब इस सेंटेंस को देखते ही मासूम क्या करेगा? मासूम आंखों से आप देखिए और बताइए गलती कहां है। ठीक है, आई हैड। अब बोलेंगे सर आई हैड आया है, फिर हैज आया है, ये सीधे सीधे गलत है सवाल। जय हिंद जय भारत, हो गया काम खत्म। अब यहीं पर आप फंस जाते हैं, लेटर वर्ड और सेंटेंस, उसके बाद समझ में कुछ नहीं आता है। छोटे छोटे सवाल रहते बन जाते हैं, ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं, किसी बुक में मिल जाते हैं, द हिंदू में मिल जाते हैं, किसी न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और आपको लगता है सर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप पढ़ते नहीं है, फिर आप पंखा देखते हैं और आप वो भी चाहता है कि ठीक है पंखा देखें तो अच्छा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब देखिए, इस तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रशअप नहीं करेंगे कुछ नहीं होना है। अब देखो, द लिटिल मनी आई हैड, इसमें बताओ, अच्छा चलो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली कहानी आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये इतना रटा होता है कि सब्जेक्ट के बाद कुछ भी आए तो वर्ब आएगा। अब इसमें बताओ तो सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताइए। इस सेंटेंस में बताइए क्या है सब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर हैज है, तो हैज के पहले हैड आया है, तो हैड सब्जेक्ट होगा। वाह, जय हिंद जय भारत। चलो, हैड है तो हैड के पहले ये आया है तो ये सब्जेक्ट होगा। अरे भाई समझ तो लीजिए मालिक क्या कह रहा है वो, ध्यान से सुनिएगा। द लिटिल मनी आई हैड, ये क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट होता है। द लिटिल मनी आई हैड, आधे लोग कहते हैं आई हैड सब्जेक्ट है, कोई कहता है हैड सब्जेक्ट है, कोई कहता है द लिटिल मनी सब्जेक्ट है। द लिटिल मनी आई हैड, ये पूरा क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है सर। ये पूरा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसी को क्या बोला जाता है? द लिटिल मनी आई हैड, इसको बोला जाता है क्लॉज। क्या बोला जाता है सर? द लिटिल मनी आई हैड, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्लॉज। बात समझ आ रही है? क्लॉज क्यों बोला जाता है? क्लॉज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। यहीं पे देखिएगा, क्लॉज जो होता है, क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन उसके पास भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। जैसे आई है, हैड है, तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो इसको क्लॉज बोला जाता है। फ्रेज में ये काम नहीं होता, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, केवल एक सेंटेंस होता है, पता नहीं चलता। अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? द लिटिल मनी आई हैज बीन स्टोलन अवे। अब मासूम सवाल जो है, मासूम जो है देखेगा तो वो क्या बोलेगा? मासूम सवाल, मासूम देखेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे चीजों को ना करना पड़े, ये दिन ना देखना पड़े, ये पाप पुराने धुलने के लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब वर्ड प्लेसमेंट और किसकी हम बात कर रहे थे? वर्ड सिलेक्शन की बात कर रहे थे। तो यहीं पे एक चीज और देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं यू आर सीटिंग, देखो बेसिक जितना क्लियर होगा ना उतना अच्छा इंग्लिश में आप कर पाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, इंग्लिश में कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा अगर बेसिक आपका क्लियर है तो। यू आर सिटिंग इन द रूम, अब देखो हमको पता है हमेशा बोला गया है इन क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो जहां भी इन आएगा तो आप क्या बोलेंगे सर? इन तो प्रीपोजिशन होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं आपको, क्या बोल दूं? कम इन, तो आप क्या बोलेंगे? ये इन जो है प्रीपोजिशन है। वाह, हो गया काम खत्म। जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। आप कंपटीशन से बाहर हैं सर, आप कंपटीशन से ही बाहर हैं। कितने बड़े इंग्लिश में विद्वान रहिए, कुछ नहीं। यू आर सिटिंग इन द रूम, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। रूम क्या है? रूम जो है वो नाउन है,
और द रूम आ गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। हम आगे फ्रेज क्लॉज क्या होता है बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक दो दो क्लास लेंगे, अभी इतना समझते रहिए, ठीक है। कम इन, कम क्या हो गया, वर्ब। वर्ब के बारे में बता रहा है कि अंदर आओ, तो ये क्या हो जाता है सर, ये एडवर्ब हो जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह की बात कर रहा है। देखो वही इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वही इन यहाँ पर एडवर्ब है, इसलिए आपको एक चीज याद नहीं करके रखना है, कोई भी चीज नहीं। बिफोर आएगा तो प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, इन आएगा तो वो प्रीपोजिशन होगा। और बिफोर पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आज मैं आपको आपके मिट्टी को भुरभुरी कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो पता चलेगा आप भी बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, आई हैव, एक मिनट जूम कर लिया जाए थोड़ा। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले देखी है, ठीक है। अब देखो बिफोर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सेंटेंस है, यू आर सीटिंग बिफोर मी। यहां पे देखो, यहां पे बिफोर एक है। एक और लिखता हूं जो आप बचपन से सुनते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। ट्रेन के जाने से, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो बिफोर यहां भी है, बिफोर यहां भी है, बिफोर यहां पर ही है। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर बिफोर क्या है, तो आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने देखा है, पहले ही देखा है, देखा है पहले, देखा है पहले, देखा है पहले, मैंने तुमको देखा है पहले, मूवी नहीं तुमको। हाँ ठीक है, चलो चलो आ जाओ अपने पास, आओ इधर। वो जोन में तुम लोग दूसरे जोन में चले जाते हो भाई, अगर मैंने बात कर दी है तो गलती से कर दी, चलो ठीक है। देखा है, बिफोर पहले। यहां पर देखो सीन, देखने का वर्ब है ये, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहा जाता है, ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। यू आर सिटिंग बिफोर मी, बिफोर मी यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यू है, आप बैठे हैं हमारे बीच में, ठीक है, मेरे पहले मेरे बाद में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये प्रोनाउन के पहले भी आया है तो इसलिए प्रीपोजिशन हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो कंजंक्शन करता है। तो देख रहे हो एक ही शब्द तीन जगह कैसे आ रहे हैं, कोई आ रहा है एडवर्ब के रूप में, कोई आ रहा है प्रीपोजिशन के रूप में, कोई आ रहा है कंजंक्शन के रूप में। और आप याद करोगे मासूम जैसे कि भाई ठीक है बिफोर होता है, बिफोर तो प्रीपोजिशन होता है, और इन जो होता है वो भी प्रीपोजिशन होता है, तो कम इन में चले जाएंगे, और ऐसे कुछ आ जाएगा तो आप चले जाएंगे। इसलिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट देखना है, प्लेसमेंट क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों भाई, क्लियर हुआ। आइए नाउन नाउन फ्रेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि योर डिसेंट नॉलेज ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस इज आर वेरी फ्रूटफुल। क्या कह रहा है, आपका डिसेंट नॉलेज किसका, आपके तीन भाषा का डिसेंट नॉलेज जो है वो क्या होता है, इज आर बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत फायदेमंद होता है। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं काम करने, आपको जो तीन सब्जेक्ट का नॉलेज है ना वो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या लगेगा बताओ, इज लगेगा कि आर लगेगा। अब आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि सर इसका मामला क्या है, इतना बड़ा सब्जेक्ट, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सब्जेक्ट हमारे तो समझ में नहीं आ रहा सर, हमसे ना हो पाएगा, हमसे इंग्लिश ना होगा सर, नहीं होगा सर प्लीज बताइए ना। अरे यार भाई समझो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, आधे लोग बोलेंगे सर लैंग्वेजेस है ना, एकदम एकदम 100% गारंटी है, क्या लगेगा, आर लगेगा। आधे लोग बोलेंगे दीज आया है तो ये मान के चल रहा है कि प्लूरल है, थ्री आया प्लूरल है तो आर लगा दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इज। ये आर गलत हो जाएगा, ठीक। कैसे अब होगा,
इसका सब्जेक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। योर डिसेंट नॉलेज ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, योर डिसेंट नॉलेज, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी सब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, देखो नॉलेज क्या है, नॉलेज जो है नाउन है, नाउन के पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो ये हो गया आपका, नॉलेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दिखता नहीं है। और इस पूरे की बात करा जाए, सर ये पूरा क्या है, तो इसी को बोला जाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ज्यादा भारी नहीं होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको आता रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, फ्रूटफुल क्या है, फ्रूटफुल जो है वो एडजेक्टिव हो गया, बहुत फायदेमंद है। फ्रूटफुल के बारे में बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये है आपकी पूरी कहानी। अब जैसे पूछा जाए फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है, अगर मासूम जैसे याद करना है तो, नहीं नहीं सर बता ही दीजिए। तो फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होता है, नो वर्ब। क्लॉज में जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे आपने देखा योर डिसेंट नॉलेज क्या है, योर डिसेंट नॉलेज जो है इसमें कोई वर्ब है नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आपने इधर देखा था क्या, क्लॉज, यहाँ पर क्लॉज, द लिटिल मनी आई हैड, यहाँ पे क्या आया सर, वर्ब आया है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्लॉज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका फ्रेज हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है। अब जैसे मान लो सेंटेंस बहुत सारे खतरनाक खतरनाक से सवाल आते हैं और आपसे समझ में नहीं आते हैं, इसी के लिए ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो एक सेंटेंस आता है, लिखा जाए थोड़ा सा, देखते रहिएगा। नवीन, इसको थोड़ा फास्ट लिखता हूं, हु हैज बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है, थ्रू आउट हिज एकेडमिक्स, हिज academics, and Abhishek, who has also been a very good student, as well well as a good sports person. Sports person will be felicitated tomorrow. अब देखो कितने नाउन फ्रेज कितने एडजेक्टिव फ्रेज आए हैं, इसको गिन लो थोड़ा। देखो एक नवीन है, एक अभिषेक है, बस इसी के बारे में बताया जा रहा है। नवीन के बारे में बताया जा रहा है, ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक। अभिषेक के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद आ गया यहाँ तक, और ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और वो आ गया वर्ब, और ये आपका आ गया एडवर्ब कि कब कब फेलिसिटेट किया जाएगा, कब उसको इनाम दिया जाएगा। सोचो ऐसे सवाल आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, बुक पढ़ते हैं उसमें आते हैं, क्लोज टेस्ट में आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ गए, पैरा जंबल में आ गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अब भाई समझ में आना चाहिए, नहीं समझ आएगा तो कैसे काम करोगे, है ना। नवीन के बारे में बताया जाए तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, अभिषेक के बारे में बताया था ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और ये हो जाएगा आपका वर्ब, और यहाँ पे आपकी कहानी समझ में आ जाती है। तो पूछा जाए कि बताइए इसका क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो मासूम जो राज लाइक सिमरन करता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, हो जाए जय भारत। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो इसके पहले जो भी आया है वो सब सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इतना लंबा भी हो सकता है, सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ अच्छी नहीं होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ अगर अच्छी नहीं है, तो आप अपना जीवन भर ऐसे ही लड़िया ढोते रहेंगे, कुछ नहीं होना है, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, भले 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन लग जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ अच्छी हो गई, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक पाएगा, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इसी बात पे हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शनल एस्पेक्ट पे। सर एक्चुअली बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम क्या है, तो हेडिंग डालिए आप फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कोई पढ़ा रहा होगा, जाइए टॉर्च लेके देख लीजिए,
पेड बैचेस में लोग पढ़ाते हैं, कभी कभी कुछ लोग हैं जो पढ़ाते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ाता है। तो अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फंक्शनल। नाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, एडवर्ब का काम क्या है, प्रीपोजिशन का काम क्या है, कंजंक्शन का काम क्या है, इंटरजेक्शन का काम क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए। सबसे पहले आता है अपने पास क्या, अपने पहले सबसे पहले भैया साहब आते हैं नाउन भैया या नाउन दीदी। ठीक है, तो नाउन दीदी जब आ गई, अब नाउन दीदी के बारे में समझना है। नाउन होता क्या है, तो बचपन वाली वही कहानी कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपको पता है पर्सन, आपको पता है प्लेस, आपको पता है एनिमल। जय हिंद और जय भारत। क्यों भाई? क्योंकि नाउन में पर्सन, प्लेस, एनिमल के अलावा भी कुछ आता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूं ईमानदारी, ऑनेस्टी, जैसे मैं बात करता हूं बताओ नॉलेज, ये भी तो नाउन है, लेकिन इसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। फिर कुछ मासूम लोग आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा डेफिनेशन बदल दिया जाए। ठीक है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एज वेल एज इंटेंजिबल थिंग्स, जो आप छू नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? कोई भी नाम जो होगा वो नाउन होगा। तो नाउन का सबसे पहला डेफिनेशन क्या आपको लिखना है? नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे ऑनेस्टी हो, चाहे आप हो, चाहे कुछ भी हो, समरजीत हो, दीप नारायण हो, अभिषेक हो, नहीं हो, मैं हूं, कुछ भी, सब नाउन है। ठीक है, तो नाउन दीदी के बारे में लिख लीजिए। नाउन दीदी बोल रहा हूँ, गुस्सा तो नहीं हो रही है? नहीं तो भैया बोला जाए। नाउन इज नथिंग, अरे भाई आजकल पूछना पड़ता है सबसे, बट अ नेमिंग वर्ड। तो मासूमियत का अपना परिचय मत दीजिए, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। और घबरा रहे हैं तो घबराइए। एक नेमिंग वर्ड, एक नाम होता है नाउन। तो ऐसे कहा जा सकता है, एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। नाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, इसको थोड़ा काटा जाए, यहां पर लिखा जाए नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड नाउन। भाई खाना नहीं खाया हूं, कोई बात नहीं, अभी खाना बाद में खा लेंगे, पहले पढ़ाना जरूरी है। तो ये है नाउन। नाउन क्या होता है? कोई भी नाम नाउन कहलाता है। नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम है तो उसको बेझिझक आप क्या बोलिए? नाउन बोलिए। जय हिंद जय भारत कौन बोला था? तो मैं बोला था। ठीक, चलो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, बिना समझे मत बोलिएगा। नाउन के काम क्या क्या हैं? तो नाउन जो होता है वो 5 प्रकार से काम करता है। 5 वर्क हैं नाउन के। ठीक है, आज तक नहीं पता होगा, आप सोचेंगे अरे सर पहले पढ़ा दिए होते आप। आज तक तो हम लोग 6 महीने 8 महीने ये कोचिंग वो कोचिंग, ये टीचर वो टीचर पढ़ लिए, कुछ नहीं समझ में आया। ये 120 वो 150, ये रूल वो रूल, ऐसे है वैसे है। चलो ठीक है, जो पुराने पाप हैं उसको भी धुलना है। सबसे पहला नाउन का काम क्या होता है? तो नाउन जो होता है वो किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या होता है सर? दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। ठीक है सर, तीसरा बता दीजिए। तो तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इसको लिखते चलिएगा, अभी हम समझाएंगे एक एक लाइन को खींच के, पोस्टमार्टम करा जाएगा इसका। चौथा क्या होता है? ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, आपको भी पता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पांचवा क्या होता है सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज का अपना एजेंडा है नाउन को समझना है। ठीक है, चलिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो यही आ गया सर, कुल मिला के कहानी ये है। सर सब्जेक्ट क्या होता है प्लीज बता दीजिए ना। सर ये सब बहुत दुखती नस है, और इतने बड़े हो गए ना कि अब शर्म आती है पूछने में भी। किससे पूछने जाएं? किसी से पूछेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वो भी बोलेगा कितने मासूम है कि इनको आता नहीं है। वो भी सोचेगा पता नहीं हमारी बेइज्जती होती। सर प्लीज इस बात को समझिए सर, प्लीज समझिए, आप समझते नहीं है कुछ भी। ठीक है चलो, हम मैं समझ रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूछने में डर लगता है, पूछने में झिझक होती है, तो करें क्या? तो सब्जेक्ट दो चीज हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? तो डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी काम को करने वाला जो होता है कर्ता, उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है सब्जेक्ट? दूसरा हो सकता है अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, किसी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब्जेक्ट हो सकता है। अभी समझते हैं क्या? अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। स्टेटेड मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। जैसे मान लो कहा जाए
एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आएंगे। आइए, एग्जाम्पल क्या लिया जाए सर? चलो, एक एग्जाम्पल है आपके पास, रवि इज लीडिंग द प्रोजेक्ट। रवि जो है उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, संस्कृत इज माई फेवरेट लैंग्वेज। संस्कृत मेरा फेवरेट लैंग्वेज है। अब देखो, दो शब्द हैं, एक है डूअर ऑफ द एक्शन और दूसरा क्या है, किसी के बारे में कुछ कहा जाए। रवि जो है वो लीड कर रहा है, तो डूअर कौन है, काम करने वाला कौन, रवि। संस्कृत जो है वो मेरा फेवरेट लैंग्वेज है, किसी के बारे में कुछ कहा जाए, वो किसी के बारे कौन, संस्कृत। संस्कृत के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो एक फेवरेट लैंग्वेज है, तो यहाँ पर भी संस्कृत क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक तो डूअर ऑफ द एक्शन और दूसरा जो होता है किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए। अब देखिए एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करिए। अगर मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज लीडिंग द प्रोजेक्ट, हु इज लीडिंग द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, रवि। यानी आप जब हु से क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा, डूअर ऑफ द एक्शन मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, संस्कृत इज माई फेवरेट लैंग्वेज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन करा जाए व्हाट इज माई फेवरेट लैंग्वेज, व्हाट इज, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, माई, ठीक है, फेवरेट लैंग्वेज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, संस्कृत। यानी जब भी आप व्हाट से पूछेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ये मिल जाएगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जब भी हु से क्वेश्चन करेंगे तो वो पूछे बता देगा, आंसर दे देगा डूअर ऑफ द एक्शन कौन है। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो चीज हो सकता है, डूअर ऑफ द एक्शन और जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब आइए ऑब्जेक्ट के बारे में, सर ऑब्जेक्ट भी बता दीजिए क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक होता है, यहां पे लिखता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, पहला क्या है, पहला वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, किसी भी एक्शन का जो रिसीवर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा, व्हाट हैज बीन रिसीव्ड, क्या पाया गया, ये दो होते हैं ऑब्जेक्ट। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन है, आप एग्जांपल है, प्रिया, प्रिया गिफ्टेड मी, क्या देगी ये हमको प्रिया, बुक। सर आप तो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ले लीजिए, बुक ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर क्या है, अब प्रिया गिफ्टेड मी अ बुक। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक अ बुक। अब इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाए होम डिड प्रिया गिफ्ट अ बुक, क्वेश्चन क्या है, होम डिड प्रिया गिफ्ट अ बुक, बुक किसको दिया, तो मी यानी मुझे दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब होम से क्वेश्चन करेंगे तो मी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, प्रिया ने गिफ्ट दिया किसको, मुझे दिया। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन जब होगा तो होम से क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर मिल जाएगा किसको दिया। ठीक है, व्हाट हैज बीन रिसीव्ड, क्या पाया, तो किताब पाया। तो व्हाट डिड प्रिया गिफ्ट मी, ऐसे भी सवाल आ सकता है, व्हाट डिड प्रिया गिफ्ट मी, क्या दिया, तो किताब दिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी यहां से जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देख रहे हैं, यहां हु से क्वेश्चन कर रहे थे, यहां होम से क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कहानी खत्म। यहां भी व्हाट से क्वेश्चन कर रहे थे, यहां भी व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी खत्म। जब भी हु, हुम, व्हाट, व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कहानी हो जाती है। एकदम मिनिएचर मॉडल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, है ना। किसी भी कंडीशन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गलती नहीं करना है। ये नहीं कि ऐसे गलती से भी नहीं, सर ये तो कहानी वही है ना कि भाई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और यही कहानी एक मासूम याद रखा है।
और इसी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कहता है नहीं ऐसे नहीं वैसे। चलो देखा जाए, जैसे मान लो कहा जाए क्वेश्चन है, शिल्पा सिंग्स विल। अब कोई मासूम से पूछा जाए तो वो क्या बताएगा? शिल्पा जो है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वर्ब है, विल जो है ऑब्जेक्ट है। अरे यार, बेड़ा गर्क कर दिए तुम फिर। भाई रिसीवर ऑफ द एक्शन है कोई। शिल्पा गा रही है किसके लिए, किसको दे रही है? नहीं दे रही है। अच्छा, क्या पाया जा रहा है वो भी नहीं पता हमको। शिल्पा अच्छा गा रही है, भाई अच्छा गा रही है, क्यों उसको जिंदा नहीं छोड़े जा रहे हो भाई? ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी भी केस में, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, यही सब तो चीजें समझना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब इसका नहीं कि सब्जेक्ट है वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, कुछ नहीं, ये सब बात नहीं, फर्जी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो गाती है, कैसे अच्छे से गाती है, तो ये क्या हो जाएगा? गाने की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे गाती है, तो बहुत अच्छा गाती है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में एक सेंटेंस और बनाया जा सकता है, शिल्पा बिकम्स हैप्पी, बिकम्स हैप्पी। लीजिए सर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले मासूम बताएं। शिल्पा क्या है? सब्जेक्ट है। बिकम्स क्या है? वर्ब है ना? अरे वाह, कौन सा वर्ब है सर ये भी बता दीजिए। हैप्पी क्या है? अच्छा, खुश है, खुश है, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुश है। शिल्पा बिकम्स खुश। ठीक है, शिल्पा बिकम्स खुश, हैप्पी है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? नहीं सर, ये एक्शन तो नहीं हो रहा है, कि हो रही है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो एक्शन वर्ब नहीं है ये, एक्शन वर्ब नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल देना है। तो ये कौन सा वर्ब आ गया? तो इसको बोला जाता है स्टेटिव वर्ब। स्टेट बता रहा है, उसकी कहानी बता रहा है कि वो कैसी है, खुश है। अच्छा, जब भी स्टेटिव वर्ब आएगा तो इसके सामने यहाँ पे आप बचपन वाले रूल्स याद करते हैं, स्टेटिव वर्ब के सामने एडजेक्टिव ही आता है, बस बात खत्म। अरे भाई, स्टेटिव वर्ब है, उसकी स्टेट के बारे में बताएगा, तो वो खुश है, वो दुखी है, वो रो रही है, वो गा रही है, वो अच्छा फील कर रही है, वो बुरा फील कर रही है, वो नॉलेज में है, वो नॉलेज में नहीं है। तो ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव ही तो है। तो जब स्टेटिव वर्ब आएगा यानी किसी के स्टेट के बारे में बता रहा है, वो सुंदर है, वो खराब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? एडजेक्टिव ही तो होगा, वो कैसी है, वो खुश है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन और लिया जाए, थोड़ा सा देखा जाए मामला कहां तक पहुंचा अभी। अंकिता, अंकिता इज इंटेलिजेंट। अंकिता जो है वो इंटेलिजेंट है। लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले बताएं क्या सही है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, होशियार है तो ये क्या हो जाएगा? उसकी क्वालिटी है अंकिता की, अंकिता तेज है पढ़ने में, होशियार है भैया। आपके जैसे मूर्ख नहीं है, मासूम नहीं है कि नहीं नहीं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अंकिता इज इंटेलिजेंट तो अंकिता सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वर्ब हो गया, और इंटेलिजेंट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अरे यार, भूल जाओ भैया, भूल जाओ, नशे से बाहर आइए, कैनबिस लेके मत बैठिए। अंकिता इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इज क्या हो जाएगा? उसके बारे में बताया जाए तो ये इज जो होता है वो स्टेटिव वर्ब हो जाता है, स्टेटिव वर्ब हो जाता है। स्टेटिव वर्ब क्लियर हुआ क्या होता है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बहन और भाइयों बताओ? अंकिता इज इंटेलिजेंट समझ आ गया? जैसे कहा जाए यू आर ब्यूटीफुल तो हो गया नहीं, यू आर हैंडसम। हाँ सर, चेहरा देख लीजिए, हैंडसम। अरे गंदे बच्चे, यू आर हैंडसम, आप क्या हैं? सुंदर हैं। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटिव। वो स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है? वो सुंदर है, तो ये हो जाएगा स्टेटिव वर्ब। क्यों भाई, बताओ क्लियर हुआ? स्टेटिव वर्ब क्या होता है? आज से ये नहीं कि तीन वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, बात बात खत्म। चलो आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा दोबारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर से आपको घोल के पिला देंगे। ठीक है, आइए, एक क्वेश्चन है, आई एम गुड, आई एम गुड। यहां पर क्या है? मैं अच्छा हूं, ये क्या है? एडजेक्टिव है, मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है? मैं अच्छा हूं, तो ये एम क्या हो जाएगा? तो ये एम हो जाएगा स्टेटिव वर्ब, स्टेट बता रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, बताइए। चलिए, अब दूसरा सवाल पे आया जाए, सर दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए अंकिता, वही अंकिता, अंकिता नहीं कुछ और नाम लेते हैं, किसका नाम लिया जाए बताओ? कोई है बालक? रिया,
इज अ लॉयर। रिया क्या है? लॉयर है। ठीक है। अब देखो, लॉयर और एडवोकेट में अंतर होता है। हम्म। लॉयर और एडवोकेट में अंतर होता है। लॉयर वो होता है जिसको लॉ का ज्ञान होता है, एडवोकेट वो होता है जो लॉ को प्रैक्टिस करता है। लॉयर और एडवोकेट में अंतर होता है। लॉयर के पास लॉ का ज्ञान होता है, एडवोकेट लॉ लॉ को प्रैक्टिस करता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अंकित रिया इज अ लॉयर, अंकिता इज अ लॉयर, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। अ लॉयर, अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले बताएंगे कि सर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे भाई भूल जाइए इसको। ठीक। ये क्या है? तो लॉयर क्या है? लॉयर जो है आपका नाउन है। ठीक। बात समझ में आ रही है? तो नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को दिमाग से हटा देना है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो होता है कि जो रिसीव कर रहा है, अभी तो पढ़ा है आपने। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीव कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। यहां पर क्या है? ये रिसीव कर रहा है क्या? रिया लॉयर दे रही है, वाह। नहीं, रिया इज अ लॉयर, रिया लॉयर है। रिया के बारे में कोई बात बताई जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये क्या है? ये एक दूसरे से लिंक है। एक दूसरे से लिंक है तो इसको क्या बोला जाएगा? और रिया के बारे में, इसको रिया को पूरा कर रहा है और लॉयर, तो ये क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा आपका क्या? इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट से बना है, कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? अ लॉयर। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, रिया और लॉयर के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो यहां पर इज स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये स्टेट नहीं बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है। नाउन और ये नाउन, दो नाउन है। दोनों नाउन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? इज भाई साहब। तो इज भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे सर? इज भाई साहब हमारे हो जाएंगे लिंकिंग वर्ब। लो भैया, नया एक शब्द आया, लिंकिंग वर्ब। अरे सर मजा आ गया समझ के, आज तक नहीं समझ में आया था। आई एम गुड एडजेक्टिव है, आई है। मैं कैसा हूं? अच्छा हूं, स्टेटिव वर्ब है। रिया क्या है? लॉयर है। रिया का रिलेशन है, रिया लॉयर है। तो रिया और लॉयर के बीच में क्या है? रिलेशन बता रहा है, तो इसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। क्यों? क्लियर हुआ? यानी इज के बाद कोई भी नाउन आए तो ये लिंक करेगा कि सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन से। यहां पर लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कोई भी यहाँ पे नाउन, मान लो ऐसे कहा जा सकता है कि वाणी, वानी इज अ डॉक्टर। अब देखो यहां पर क्या है? डॉक्टर। तो ये डॉक्टर भी हो जाएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसको नाउन फ्रेज बोला जाता है, नाउन फ्रेज भी बोला जाता है, एनपी मतलब नाउन फ्रेज। तो यहां पर आइच क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। अभी तो हम समझेंगे, बहुत कहानी समझना बाकी है। लिंक करने का काम समझ आया? वाणी के बारे में कोई बात बताई जा रही है, इसके इंफॉर्मेशन को पूरा करा जा रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है। स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया। जैसे मान लो एक सेंटेंस और दिया जाए, चलिए सर और भी दिया जाए। जैसे कहा जाए यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख रही हो। यहां पर क्या है? तुम सब्जेक्ट। ठीक है। यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव, उसके बारे में बता रहा है, तुम सुंदर दिख रही हो। तो लुक यहां पर क्या हो जाएगा सर? तो लुक वर्ब नहीं होगा, लुक मतलब देखना, दिख रही हो, तो ये हो जाएगा स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं होगा। तो मासूम जो रहेगा वो गलत करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? गलत नहीं करना है। बात समझ में आ गई? नहीं आया होगा दोबारा देखिएगा। ठीक है सर। चलो भैया, कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट में इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, तीनों में बताइएगा कौन क्या है किसमें। जैसे कहा जाए मोहिनी इज राइटिंग दिस एग्जाम, राइटिंग दिस एग्जाम। दूसरा है आपके पास मोहिनी इज डिलीजेंट, मोहिनी इज डिलीजेंट, वो हार्ड वर्किंग है, मेटिकुलस है। ठीक है। तीसरा, मेहनत करती है, आपके जैसे बैठी नहीं रहती, पंखा देख रहे हैं। नींद आ रही सर, मन नहीं है, सो रहा हूँ, सो रही हूँ। मोहिनी इज एन इंजीनियर। 3 सेंटेंस दिया है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मोहिनी लिख रही है, यहां पर क्या एक्शन वर्ड है? एक्शन वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है। एक्शन हो रहा है, अभी मोहिनी वॉज राइटिंग,
तो वो लिख रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? टेंस को बताता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? टेंस को बताता है, समय को बताता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। दिस एग्जाम क्या हो जाएगा? एग्जाम नाउन, और ये दिस जो होगा वो एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। आगे हम समझेंगे इसको। मोहिनी इज डिलीजेंट। डिलीजेंट, मोहिनी कैसी है? मेहनती है। मोहिनी के बारे में बताया जा रहा है, मोहिनी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? स्टेट बता रहा है कि भाई मोहिनी मेहनती है, तो स्टेट ये हो जाएगा स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, ठीक। मोहिनी इज एन इंजीनियर। मोहिनी जो है वो क्या है? इंजीनियर है। मोहिनी के बारे में यहाँ पर बताए बात हो रही है। मोहिनी के बारे में जब यहाँ पर बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहा है, तो ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। अरे आया समझ कि नहीं आया? नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, फिर से समझा देंगे, ठीक है। अब आइए, तो हमने दो बात पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब अभी बाकी है। हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने दो पढ़ लिया, ये ब्लू मार्क, ये येलो मार्क, ठीक। अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब की बात करते हैं। क्या है सर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब? जैसे वही कहानी, राज लाइक सिमरन। अब आ जाइए अपने मेन एग्जाम्पल पे। राज लाइक्स सिमरन। अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपने आप को ब्रशअप करिए, और जब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको सब समझ आने लगेगा। राज लाइक सिमरन, राज क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सिमरन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ये पसंद करता है, पसंद करता है। पसंद किसको करता है? तो सिमरन को करता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट किसका हो गया? मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? सिमरन हो गया। बात समझ आई? तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब बहुत आसान है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये तीनों बात हमने कर लिया, फिर से आ जाइए। ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन पे बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे बात करते हैं, ठीक। आइए, क्या है अपने पास? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अरे भाई 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 भाई, प्रेम से घबराओ मत, तुम मत घबराओ यार। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है ये? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, धैर्य रखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मिट जाओ भैया। चलो ठीक है, नहीं मिट रहा है तो थोड़ी देर बाद मिटाया जाएगा इसको। मिटा तो दूंगा ही जीवन से सबको। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे थे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिखा था ना, एक सेंटेंस लिखा था, योर डिसेंट नॉलेज वाला सेंटेंस कहा गया। योर डिसेंट नॉलेज, ये रहा ना योर डिसेंट नॉलेज। इसी सेंटेंस को यहाँ पे दोबारा हम यूज करते हैं। क्या है अपने पास? क्या है सेंटेंस? योर डिसेंट नॉलेज ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस, ठीक है। योर डिसेंट नॉलेज ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पर क्या है, योर डिसेंट नॉलेज ये एक अलग नाउन है, ठीक है। यहाँ पर दीज थ्री लैंग्वेजेस ये अलग है। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन। तो इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोला जाता है। प्रीपोजिशन नहीं, ऑब्जेक्ट अभी इसको इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन एक नाउन फ्रेज ये, दूसरे नाउन फ्रेज ये, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो वो ये प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे जोड़ लिया। अब आइए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन पे बात कर लें। ये क्या है सर? जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जतिन, बाघा जतिन, जतिन इज सीटिंग बिसाइड नमन, ठीक है। जतिन जो है वो नमन के बगल में बैठा हुआ है। तो जतिन जो है वो बिसाइड, बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन है तो नमन क्या हो जाएगा? नमन जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये बिसाइड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी ऐसे इसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नमन हो जाएगा। किसके बगल में बैठा हुआ है? तो नमन के।
तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन समझ आया क्या होता है? नमन। ये ऑब्जेक्ट है, वो भी नाउन का काम कर रहा है। नमन भी क्या है? नाउन ही तो है। नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के काम कर रहा है। ठीक है, जैसे और भी कुछ बात कर लें, जैसे आपसे कुछ पूछा जाए, यू आर सिटिंग बिसाइड व्हाट? रिवर। आप नदी के किनारे बैठे हैं, तो रिवर क्या हो जाएगा? वहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। आ गया होगा समझ, नहीं आया होगा तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया। दोनों के बीच में रिश्ता बताने वाला कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, जतिन और नमन के बीच रिश्ता कौन बता रहा है? बिसाइड। तो बिसाइड भी क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां आपने पढ़ लिया था क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाकी है। क्या बाकी है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। अब आता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो ही गया था हमारा। जिसको नहीं समझ आ रहा है दोबारा वीडियो देखिएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर लें। पहले सब्जेक्ट की एक बार बात कर लें, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की बात कर लें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है सर? देखो, जैसे मान लो कहा जाए अभी इज एन एडवोकेट। अभी क्या है? एक एडवोकेट है। तो यहां पर क्या है? अभी के बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक नाउन होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या है? अभी जो है वो एक एडवोकेट है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब तो सब समझ में आ गया होगा, ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। लेकिन आपसे आगे बात करा जाए कि बताइए, जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए, वी कंसीडर नेहा, वी कंसीडर नेहा अ वॉरियर। हमने नेहा को माना एक योद्धा। ठीक है, वी कंसीडर नेहा। कंसीडर जो है वर्ब है, वी क्या है? सब्जेक्ट है, नेहा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर नेहा के बारे में बताया जा रहा है, अ वॉरियर। नेहा क्या है? एक योद्धा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, नेहा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नेहा के बारे में जब इंफॉर्मेशन देगा तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। बस इतना ही तो है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। ठीक, क्यों? क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये है आपकी पूरी कहानी किसकी? नाउन की। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं वर्ब से रिलेटेड। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, एक बार एक मैम आई थी, उन मैम से पूछा गया, मैम से मुझे पूछना था कि बताइए मैम, एमए इंग्लिश से थी और उनसे उनका इंटरव्यू मुझे लेना था। लेकिन अब मैं पूछूं तो पूछूं क्या भाई? वो एमए इंग्लिश, लेकिन कंपटीशन से लेना देना नहीं, कंपटीशन तो दूसरा बॉल गेम है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा पूछने की। उनसे पूछा कि मैम 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा कौन सा सही है। आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा लिख दिया मैंने, एकदम सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तीसरा है, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। मैम से पूछा गया, मैम बताइए कौन सा इसमें सही है? तो मैम का आंसर था कि बस केवल दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसका मतलब दूसरा सही है बाकी सब गलत नहीं है। ये भी सही है, केवल ये गलत है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन से हमको पढ़ाया गया है, जब भी सेंस परसेप्शन आएगा, जब भी बात आपके राय की करी जाएगी, तो वो जो होता है वो इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। ये बात आपको सबको पता होती है, क्योंकि उसमें आईएनजी फॉर्म जो होता है, आईएनजी फॉर्म जो है वो नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पीछे का कारण आपने नहीं समझा। भाई जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको रटना ही पड़ेगा। आई एम स्पेलिंग दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। ऐसे कैसे कहानी बनेगी जब तक आप समझेंगे नहीं? तो देखिए, जब भी आपकी बात करी जाएगी, आपकी राय कि ये फ्लावर कैसे महकता है, तो ये आपने बोला बहुत अच्छा महकता है, तो ये आपकी राय है, आपकी राय है। और आपकी राय इसका मतलब ये नहीं कि सही है। मुझे जो बात आपको अच्छी लगती है वो बात मुझे बुरी लगती है, तो ये सही कैसे हो सकता है? ये सही नहीं हो सकता, तो डेफिनिट नहीं हो सकता है। डेफिनिट जो नहीं होता है वो क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। ये बनाया ही इसीलिए गया है।
निश्चित तो है नहीं कि वो सबको अच्छा लग रहा है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए बुरा है, तो इसीलिए अनिश्चित है, कुछ कह नहीं सकते ये किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, लेकिन आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर, ये एक्शन कर रहा है, एक्शन कर रहा है तो लगेगा भैया, क्यों नहीं लगेगा। जैसे कभी कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह गए हो, तो जैसे कहा जाता है आई एम टेस्टिंग दिस कॉफी, आई एम टेस्टिंग दिस कॉफी, लेकिन और ऐसे पूछा जाए दिस कॉफी टेस्ट्स गुड, ये दोनों ठीक है। आई एम टेस्टिंग दिस कॉफी, टेस्टिंग क्या बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। और आई कौन है, डूअर है, काम करने वाला है, काम करने वाला है तो हो रहा है। दिस कॉफी, अब कॉफी थोड़े ना काम करेगा मालिक, तो कॉफी जो है वो सब्जेक्ट है, कॉफी जो है वो सब्जेक्ट है, कॉफी तो काम करेगा नहीं, कॉफी काम नहीं करेगा तो वो किसके बारे में बता रहा है, वो अच्छा है, कॉफी अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट के बारे में बता रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, स्टेट के बारे में बता रहा है तो स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये नहीं कि सेंस परसेप्शन आएगा तो आईएनजी नहीं लगेगा, लगेगा, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, आईएनजी लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि डूअर है कि नहीं है। आई एम स्पेलिंग दिस फ्लावर, मैं सूंघ रहा हूं, यहाँ पे डूअर है सर, डूअर है तो किसी भी केस में आप आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्शन कर रहा है। लेकिन दिस फ्लावर स्मेल स्वीट, ये दिस फ्लावर क्या हो जाएगा, तो दिस फ्लावर भी सब्जेक्ट हो जाएगा, और स्मेल जो है वो क्या हो जाएगा, ये स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, स्टेट बता रहा है, और स्वीट मतलब अच्छा लग रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बताइए, मैडम जो है एमए से थी लेकिन फेल हो गई, ठीक है। तो कोई भी आपका गोल्डन रूल नहीं चलेगा, कोई भी आपका सिल्वर रूल नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आइए अंग्रेजी सीख लीजिए, वो भी नहीं चलेगा, तो ये सब चीज नहीं होता है। समझ आया। लेकिन अभी जैसे मान लो एक सवाल है, जैसे पूछा जाए कि बता आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, कोई भी ब्रह्मा से भी पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ठीक है आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है सर, एम लगता है। लेकिन बताइए कहीं आई के साथ इज भी लगता हो, और आप बोलेंगे तो सब बच्चे बोलेंगे क्या सर, क्या वाहियात बात कब कर दिए, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कहा जाए आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। अब बताओ यहाँ पे इज लगेगा कि नहीं लगेगा, आई जो है वो क्या है, 9वां लेटर है अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का, तो यहाँ आई के साथ इज भी लग गया। तो रटिए मत कि आई के साथ एम ही लगता है, यहाँ आई के साथ इज भी लगता है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये बात आपको समझ में आई आ गई होगी। नाउन के बारे में आपके 5 फंक्शन क्लियर होने चाहिए, सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये पीडीएफ मैं आपको एज इट इज दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा से आप क्या कर लीजिएगा, दोबारा से आप पूछ लीजिएगा। तब तक आप ख्याल रखिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सर प्रोनाउन की, और प्रोनाउन में और मजा आएगा, प्रोनाउन की मिट्टी को भी बुरबुरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।